नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल गेनमेट में। आज का जो टॉपिक होने वाला है केमिस्ट्री के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित जो बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। बात करते हैं अम्लों का रासायनिक गुणधर्म। अम्लों के रासायनिक गुणधर्म में हम लोग अम्लों की परिभाषा से परिभाषा पढ़े थे, उससे उदाहरण पढ़े थे। क्षार की परिभाषा पढ़े थे, उसका उदाहरण पढ़े थे। यहाँ तक हम लोग जो है सूचक के बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ों के बाद हम लोग जो है रासायनिक गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। रासायनिक गुणधर्म का मतलब क्या है? रासायनिक का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। जैसे अब अगर केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है, एक तरह से अगर आप बात करें तो केमिकल लोचा से संबंधित है। केमिकल लोचा का मतलब जैसे आपने कोई दवा खाया और आपके अंदर जो है इन्फेक्शन हो गया, तो एक तरह से वो केमिकल लोचा है, एज ए केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन का तात्पर्य तब बन जाता है कि जब आप क्या करते हैं, जब आप जैसे कुछ अनयूज चीज़ें खा लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप मार्केट में जाते हैं, मार्केट में गए, चाउमीन भी खा लिए, बर्गर भी ठूस लिए, वहीं तक आप पहुंच जाते हैं तो आप पिज़्ज़ा भी खा लेते हैं, फिर उसी में पानी पूरी खा लिए, बर्गर खा लिए। ये तमाम चीज़ें जब एक साथ ठूसेंगे तो हर एक चीज़ों में अलग अलग केमिकल्स होती हैं और वह अलग अलग केमिकल से जो है सेचुरेटेड करके बनाई जाती है। वो सब सेचुरेटेड होती हैं, तो जाके अनसेचुरेटेड करेगी कि नहीं, तो आपके डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम कर देती है। आपको वोमिटिंग आने लगता है, मतलब उल्टी आने लगती है, उल्टी दस्त होने लगेगा। ये तमाम चीज़ें हो जाती है। पेट में किसी का दर्द, पेन होना चालू हो जाएगा। इसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। बात करते हैं अम्लों के रासायनिक गुणधर्म में। तो केमिकल रिएक्शन में जब अम्लों के रासायनिक गुणधर्म की जब बात किया जाएगा तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है धातुओं के साथ अभिक्रिया। अगर अम्ल की बात करते हैं तो अम्ल जितने भी होते हैं, सारे के सारे अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देते हैं, हाइड्रोजन गैस को निकाल देंगे। बात करते हैं जैसे अगर आप मान लीजिए HCl ले लीजिए और HCl में आप Fe ले लीजिए। Fe का मतलब होता है फेरस। ये हो गया आपका हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये हो गया आपका फेरस हो गया। आयरन को, इसे आयरन भी कह सकते हैं। आयरन को HCl के साथ अभिक्रिया करा दीजिए, रिएक्शन करा दीजिए। रिएक्शन कराएंगे तो देखेंगे कि इसमें से हाइड्रोजन क्या हो जाता है, बाहर निकल जाएगा। हाइड्रोजन गैस तुरंत बाहर निकल जाएगा और Fe जो है Cl के साथ रिएक्शन कर लेगा। अब ध्यान से सुनिए, ये भी प्लस में होता है, ये माइनस में होता है, और ये प्लस क्या होता है, ये +3 में होता है। तो अब ध्यान से सुनिए, ए वाला प्लस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, माइनस के साथ रिएक्शन करेगा 3 क्लोरीन के साथ, तो मिलकर बना देगा FeCl3। ध्यान से सुनिए, प्लस वाला हमेशा माइनस के साथ रिएक्शन करता है, न कि प्लस के साथ करता है। और प्लस Fe जो है 3 क्लोरीन के साथ मिलकर फेरस क्लोराइड बना देगा। इसको कहेंगे फेरस क्लोराइड। HCl Fe के साथ मिलकर फेरस क्लोराइड बना देता है और उसमें से हाइड्रोजन गैस क्या करता है, जहां एरो ऊपर की तरफ होगा तो इसका मतलब होता है कि जो गैस होती है वो ऊपर की तरफ बाहर निकलेगी। अगर एरो नीचे की मतलब होती है तो इसका मतलब होता है प्रेसिपिटेट होना, अवक्षेप प्राप्त करना। जब प्रेसिपिटेट का होगा तो नीचे जो होगा एरो दिखाई देगा, और जब ऊपर एरो होगा तो इसका मतलब वो गैस होता है, और गैस क्या होता है, वो रिएक्शन के बाद बाहर निकल जाता है। कहने का मतलब कि सभी अम्ल यहाँ पे लिख देते हैं, सभी एसिड अम्ल किसके साथ, मेटल के साथ, मतलब धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। इसी को रासायनिक गुणधर्म कहा जाता है। तो पहला हम लोग देखें धातुओं के साथ अभिक्रिया में कि सभी धातुएं अम्लों के साथ रासायनिक क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती हैं, और आपके सामने उसका जीता जागता एक सबूत उदाहरण है, यहाँ पे देख सकते हैं। और भी अगर चाहते हैं कि और भी आपकी मनोकामना है कि और भी तो पूरा कर दीजिए, तो एक और उदाहरण देख सकते हैं। चलिए एक और उदाहरण हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए अगले उदाहरण में बात करते हैं, ठीक है, सभी अम्ल है, ठीक है। यहाँ पे आप ले लेते हैं H2SO4 जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड।
सल्फ्यूरिक एसिड को धातु सोडियम के साथ अभिक्रिया करा दीजिए, Na के साथ अभिक्रिया करा दीजिए। आपने क्या किया? आप तो कहेंगे कि हाइड्रोजन और सोडियम एक ही ग्रुप के होते हैं। नहीं, हाइड्रोजन गैस है जबकि सोडियम धातु है। सोडियम धातु का सल्फेट के साथ रिएक्शन करा दीजिए। रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा सोडियम सल्फेट, Na2SO4 बन जाएगा और इसमें से हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। कहने का मतलब सभी धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। ये रासायनिक गुणधर्म का सबसे पहला पॉइंट हो गया कि धातुएं सभी अम्लों से क्रिया करके क्या करती हैं? रासायनिक मतलब उसमें से हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। बात करते हैं अगर कॉपर की। कॉपर, मान लेते हैं कि आपने क्या किया? कॉपर ले लिया, ठीक है, कॉपर धातु ले लिया और आप कोई एसिड ले लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कॉपर का किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन कराइए। रिएक्शन कराएंगे उसमें से पक्का है कि हाइड्रोजन निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन जिस एसिड के साथ कॉपर का रिएक्शन कराएंगे उसका जो रंग होगा वो काला पड़ जाएगा। मतलब कॉपर का जो रंग होगा वो काला हो जाएगा। अगर बात करते हैं यहाँ पे एसिड H2SO4 है, ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कॉपर का अभिक्रिया कराएंगे तो सबसे पहले तो ये अभिक्रिया होगा ही नहीं। सुन लीजिए, कॉपर सल्फेट का हाइड्रोजन के यहाँ पे अभिक्रिया कराएंगे तो अभिक्रिया नहीं होगा। अभिक्रिया क्यों नहीं होगा? अभी पूरा सुनिए। जैसे एक कॉपर है, आप लिख देते हैं H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड लिखिए H2SO4 और यहाँ से अभिक्रिया कराइए। कॉपर के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो अभिक्रिया नहीं होती है, कंप्लीट नहीं होती है। अभिक्रिया कराने के लिए आप कैटेलिसिस या उसको हीट देना पड़ेगा। किसी कैटेलिसिस का उपयोग करेंगे, अभिक्रिया होने के बाद यहाँ पे कॉपर सल्फेट बनेगा और फिर यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगा और इसका रंग काला पड़ जाएगा, मतलब एक काले रंग का हो जाएगा। आप ध्यान से सुन लीजिए मैंने क्या बताया। कॉपर का सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं होता है। यहाँ पे एक केस में कहेंगे नो रिएक्शन, और जब जहाँ कैटेलिसिस लगा देंगे वहाँ अभिक्रिया हो जाती है। कैटेलिसिस का मतलब होता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का काम क्या करता है? अभिक्रिया की दर को बढ़ा देना, लेकिन अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। अभिक्रिया की दर को, गति को बढ़ा देता है लेकिन अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, और वह अभिक्रिया की दर बढ़ता है तो रिएक्शन कंप्लीट होता है और वहाँ पे उत्पाद बनता है। ये हो गया आयरन, कॉपर हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर बना के कॉपर सल्फेट बनाया। कॉपर जैसे सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है, बनाता है तो उस काला पड़ जाता है। आप देखिए बहुत से लोग अपनी अंगूठी पहनते हैं, तांबे रंग की अंगूठी पहनते हैं। ज़्यादातर अगर जैसे उस पर नींबू रगड़ दीजिए, नींबू, तो जैसे नींबू रगड़ेंगे तो उसका रंग कुछ समय बाद काला पड़ जाएगा। कहने का मतलब कि वो कॉपर है, जैसे तांबा तो मतलब कॉपर है, और नींबू एक एसिड होता है क्योंकि वो उसका स्वाद खट्टा होता है। और जैसे रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन के बाद आपको कैसा मिल जाएगा? कैसा हो जाएगा? वो काले रंग का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? काला पड़ जाएगा, काले रंग का हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे कॉपर सल्फेट और ये रिएक्शन तब होगा जहाँ पे उत्प्रेरक और टेम्परेचर देंगे। अब बात करते हैं जैसे अगर सिंपली आप कॉपर ले लें और H2SO4 ले लें तो ये रिएक्शन जो होगा उसे लिखेंगे नो रिएक्शन। यहाँ पे लिख देंगे नो रिएक्शन। एक केस में कह रहे हैं कि रिएक्शन में नो रिएक्शन हो रहा है, दूसरे में बन जा रहा है। बनने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आप कैटेलिसिस और टेम्परेचर का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ पे ना कोई टेम्परेचर है ना कोई कैटेलिसिस है। सीधे आप डाल दिए सल्फ्यूरिक एसिड के डब्बे में, कॉपर का छिलन लिए या रॉड लिए और क्या किया आप सल्फ्यूरिक एसिड के डब्बे में जैसे इसको इंक्लूड करेंगे तो लिखेगा वहाँ पे नो रिएक्शन, लिख के आएगा नो रिएक्शन। ठीक है, अब नो रिएक्शन होगा तो कुछ बनेगा ही नहीं। मतलब क्या है रिएक्शन का? यहाँ पे आप जब तक कैटेलिसिस नहीं डालेंगे तब तक क्या करेगा? अभिक्रिया नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग एसिड और केमिकल रिएक्शन में भी इस तरह की फिनोमेना देख सकते हैं। हम लोग जो है धातु के साथ अभिक्रिया करके देख सकते हैं। अगर बात करते हैं कि जैसे आप एज अ प्रैक्टिकली आप कैसे बताएंगे कि लैब में किस तरह का प्रैक्टिकल होता है, तो सबसे पहले ध्यान से सुन लीजिए, देख लीजिए। जैसे क्या करेंगे कि यहाँ पे एक चेम्बर रहता है, इस चेम्बर में यहाँ पे बनाया गया रहता है इस तरह का। इसमें क्या किया जाता है? धातु का छीलन होता है, एक धातु होता है, ऊपर से अम्ल डाला जाता है, अम्ल, ठीक, अम्ल डाला जाता है। फिर यहाँ से एक पाइप निकली रहती है,
ये पाइप ऐसे जाती है, ये पाइप नीचे जाती है, फिर यहाँ से एक बर्तन होता है जिसको वोल्टामीटर कहते हैं, ये बर्तन होता है, ठीक। और इस पाइप अंदर रहता है, एकदम लगभग नीचे की तरफ रहता है पाइप, यहाँ में पानी भरी रहती है यहाँ तक, ठीक। जैसे यहाँ पे अम्ल डाला जाएगा इसके साथ, यहाँ से गैस निकलेगी, इस पाइप के माध्यम से जाएगी गैस, और यहाँ से निकलेगी तो बुलबुलाहट के रूप में बुलबुल बुलबुल करके ऊपर बाहर निकलेगी गैस। ये पैक रहता है, कंप्लीट रहता है, ताकि गैस बाहर ना निकले, क्योंकि हम लोग हाइड्रोजन गैस जब बना रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं। ये जो होता है इंडस्ट्री लेवल पे हो जाती है। तो ये हो गया हमारा एक केमिकल रिएक्शन। जब अम्ल क्या करता है, धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है, तो क्या करता है, उसमें से हाइड्रोजन गैस बनाता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ससुर नहीं समझबा लोग तो जूता खइबा लोग, आराम से पढ़िए, लोटा चला के मारेंगे, ठीक है ना, कुछ मिलेगा, बल्टियों चला के मार देंगे, लेकिन पढ़ना है। आगे देखिए, धातु कार्बोनेट, और लिखा है कि अम्ल के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर धातु कार्बोनेट का अभिक्रिया करा दें। अगला है धातुओं के साथ अभिक्रिया था, यहाँ पे धातु कार्बोनेट करा दें। तो देखिए, इसको देख लीजिए, धातु कार्बोनेट, दूसरा पॉइंट, धातु कार्बोनेट के साथ अम्लों की क्रिया, धातु कार्बोनेट के साथ अम्लों की अभिक्रिया। इसमें देख लेते हैं धातु कार्बोनेट के साथ अम्लों की अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट में सबसे पहले एक कार्बोनेट लेते हैं जिसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का हम अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। अम्ल क्या है, उसमें HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। सोडियम कार्बोनेट के साथ जब अम्ल की अभिक्रिया करा देंगे, देखिए E+, E+, खाली हम सिंबल दे रहे हैं, यहाँ तक इसका आयन का नंबर नहीं लिख रहे हैं, खाली आप समझिए कि प्लस माइनस है, प्लस माइनस है। हाई माइनसवा माइनसवा के साथ नहीं, हाई माइनसवा प्लसवा के साथ जाएगा, हाई प्लसवा माइनसवा के साथ जाएगा, यही रिएक्शन होता है। बहुत से बच्चे नहीं समझ पाते हैं, ससुर बनाए का, देखो ऐसे बनेगा, हाई प्लस है तो इसके माइनस के साथ, प्लस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, और ये माइनस है इसके प्लस के साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद जो होता है उत्पाद बनाता है। उत्पाद कैसा बनेगा, देखिए उत्पाद ऐसा बनेगा। रिएक्शन जैसे कराएंगे तो ये जो है Na जो है Cl के साथ मिलकर क्या बनाएगा, NaCl, पहले आंख मूंद के लिख लीजिए NaCl, और CO3 H के साथ मिलकर बनाएगा, देख लीजिएगा CO3 है H, तो इसमें से CO3 में से H के साथ अभिक्रिया करेगा, ये तो कार्बोनेट आयन है ना, नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन केवल ऑक्सीजन के साथ निकाल देगा और बना देगा H2O। ध्यान से सुनिए, H2O, और एक ऑक्सीजन चला गया इधर तो एक ऑक्सीजन बचा रहेगा, और यहाँ पे बचेगा का निकलेगा कौन सा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ध्यान से सुन लीजिए, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलेगा, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलता है तो पक्का क्या बनता है, पानी बनना ही बनना है। अब ध्यान से सुनिए, Na जो है Cl के साथ मिलकर साधारण लवण बना दिया, इसको बोलते हैं सिंपल साल्ट, साधारण लवण। ये हो गया पानी, रोए तुहार नानी, यह कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे देख सकते हैं, तो धातु कार्बोनेटों के साथ अम्लों की क्रिया, ये दो गो रिएक्शन आप याद रखिए। कहेगा कि रासायनिक गुणधर्म बताइए, तो ये गुणधर्म क्या कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, ये अति महत्वपूर्ण है। कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके ये चीज़ें बना सकते हैं। आगे देखते हैं, चलिए आगे हम लोग जो है दूसरे तरह के रिएक्शन के बारे में देखेंगे जो क्षारक से संबंधित होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़
दोस्तों को भेजें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत का रिजल्ट भी मिलना चाहिए। आप नहीं करते हो, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि फालतू में हम लोग आपके लिए बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप बस लाइक ठोक दो। अगर आप सब्सक्राइब कर देते हो तो क्या तुम्हारा पैसा थोड़ी खर्च होता है भाई? पैसा नहीं खर्च होता है। एक तरह से आप टीचर को मोटिवेट कर रहे हो। जब आप मोटिवेट करोगे तो क्या पता यही टीचर तुम्हारे भविष्य का एक निर्माण कर दे, कुछ नया